हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं भूगोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का अध्याय 4 जिसका नाम है कृषि। आज हम कृषि के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे, जिसके साथ साथ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के जो उत्तर हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे, उनका भी आंसर आपको मिलते जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि भारतीय कृषि की जो ऋतु हैं उनके अनुसार कौन कौन सी फसलें होती हैं। भारतीय मौसम के अनुसार कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो ये जो कृषि ऋतु इस तरफ दिया हुआ है और ये जो है प्रमुख फसलें हैं। तो खरीफ फसल जो होती है वो होती है जून से सितंबर तक। तो जून से सितंबर यानी कि ये जो होती है फसल या बारिश के मौसम में होती है, वर्षा की मौसम में होती है। और उत्तरी भारत के राज्य में जो प्रमुख खरीफ फसलें हैं वो हैं चावल, कपास, बाजरा, मक्का यानी कि मकई जिसे बोलते हैं, ज्वार, अरहर यानी कि तुर। और वहीं दक्षिणी राज्य में जो महत्वपूर्ण खरीफ फसलें वो हैं चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली। अब हम रबी फसलों को देखते हैं। तो रबी फसल की जो बुआई होती है वो शीत ऋतु में होती है और अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई जो होती है वो मार्च महीना में होती है। तो उत्तरी भारत में जो इनकी प्रमुख फसलें वो है गेहूँ, चना, तोरई, सरसों तथा जौ। और वहीं राज्य में देखते हैं, दक्षिणी भारत के राज्यों में तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। फिर आखिरी जो ऋतु है वो है जायद यानी कि ग्रीष्मकालीन ऋतु। इसकी जो बुआई होती है अप्रैल में होती है और जून में यह जो है पूरी तरह से काट तोड़ करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो इनमें जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं, उत्तरी भारत की जो प्रमुख फसलें वो हैं वनस्पति यानी पेड़ पौधे, सब्जियां, फल तथा चारा की जो प्रमुख फसलें होती हैं। वहीं दक्षिणी भारत में देखें तो वह है चावल, सब्जियां और उसके साथ ही है चारा फसलें। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है खाद्यान्न फसल। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र यानी जो टोटली बोए गए क्षेत्र होती है कि 2/3 भाग पर यानी कि 66% भाग पर, 2/3 का अर्थ होता है 66% भाग पर खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों को देखते हैं। जो खाने वाले फसल होते हैं उन्हें खाद्यान्न फसल कहते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में 64% भाग पर जो है वो दालें, 64% भाग पर जो है अनाज उगाई जाती है। दाल 11% भाग पर और तिलहन यानी कि जो तिल होते हैं वो 14% भाग पर उगाई जाती है। इसके अलावा रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। अब हम अनाज को देख लेते हैं। तो भारत विश्व का जो है 11% अनाज का उत्पादन करके अमेरिका व चीन देश के बाद तीसरे स्थान पर है। प्रमुख अनाजों का वर्गीकरण निम्न है। तो अब हम प्रमुख अनाजें देखते हैं जो कि भारत में उत्पादन होता है। तो प्रमुख अनाजों में जो सबसे प्रमुख अनाज है वो है चावल। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख फसल चावल है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सब लोग चावल का जो भात होता है वो खाने के लिए पसंद करते हैं। भारत विश्व का 21.2% चावल का उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो किस में? तो चावल के उत्पादन में। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों को देखें तो पश्चिम बंगाल जो है 14% चावल का उत्पादन करता है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी 14%, आंध्र प्रदेश 11%, पंजाब 11%, बिहार 7%। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, हरियाणा और केरल का स्थान आता है। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चावल की जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं, आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, उनके बारे में लिखें। या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पास चावल की जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं कि किस तरह की भौगोलिक दशा होगी जिस कारण चावल का उत्पादन अच्छा होगा। तो इसके लिए उच्च तापमान, यदि हम उच्च तापमान को देखें तो इसके लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान आदर्श मानी जाती है। और उसके अलावा ग्रीष्मकालीन ऋतु यानी कि वर्षा, ग्रीष्मकालीन ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु होनी चाहिए। और तो धान पानी का बड़ा प्यासा होता है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा आदर्श मानी जाती है। जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है।
जल खेत में जमा रहे, यानी कि जमा रहे, एक जगह ठहरा रहे। इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। ऐसी भूमि सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में मिलती है, जैसे कि गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद तीसरा है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। धान के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी गंगा के मैदान, तटीय मैदान और सामान्यतः ब्रह्मपुत्र घाटियों में अत्यधिक मिलती है। उसके बाद है पर्याप्त और सस्ते श्रम की उपलब्धि, यानी सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि इसमें चाहिए। तो धान की रोपनी यानी कि रोपण के लिए, निकौनी, उसे काटने के लिए कटाई, दौरी और चावल की तैयारी, अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इन सब कार्यों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जो है सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो है धान की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं। अब उसके बाद दूसरी जो प्रमुख फसल है भारत की वो है गेहूँ। भारत में चावल के पश्चात यानी चावल के बाद गेहूँ दूसरा प्रमुख फसल है। भारत विश्व का 11.7% गेहूँ उत्पादन करता है और इसका विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो भारत जो है विश्व में चावल और गेहूँ उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर इसकी बुआई की जाती है। किसकी? तो गेहूं की। यदि हम चावल की बात करें तो चावल की जो है 25% भूभाग पर ये की जाती है, इसकी उत्पादन की जाती है, बुआई की जाती है। अब गेहूं के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक 32% उत्पादन करता है, और उसके पश्चात है पंजाब। पंजाब के बाद है मध्य प्रदेश, हरियाणा 12% के साथ तथा राजस्थान 10% के साथ। यहाँ पास पंजाब घन मीटर में यानी कि प्रति किलोमीटर में अधिक उत्पादन करता है गेहूं का, इसलिए सबसे अधिक यदि घन किलोमीटर में बोले प्रति वर्ग किलोमीटर में तो पंजाब आ जाएगा। यदि सबसे अधिक क्षेत्र में बोले तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब हम गेहूं की जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उसे देखते हैं। तो गेहूं की आवश्यक भौगोलिक दशाओं में सबसे पहला है निम्न तापमान। बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तथा कटाई के समय 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होनी चाहिए, आदर्श मानी जाती है। उसके बाद है हल्की शीतकालीन वर्षा। इसके लिए मामूली वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा आदर्श तथा पर्याप्त मानी जाती है, यानी कि सही मानी जाती है। लेकिन फसल पकते समय वर्षा एकदम न हो। आगे है कि पाले ओले से बचाव। जो ठंड के समय में जो पाले ओले गिरता है उससे बचाव। गेहूं की खेती के लिए पाला पड़ना या ओले गिरना नुकसानदेह है, अतः इनसे बचाव होना आवश्यक है। भूमि और मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि हो, यानी कि बराबर भूमि होनी चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी यानी उपजाऊ दोमटी मिट्टी आदर्श मानी जाती है। और वहीं अगर हम चावल की खेती की बात करें, धान की खेती की, तो उनके लिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो आदर्श मानी जाती है। आगे श्रम। विदेशों में गेहूं की खेती मशीनों का उपयोग बहुत अधिक होता है। जब विदेश में गेहूं की खेती होती है, जैसे फ्रांस, इटली वगैरह, ये सब जो ब्रिटेन है, तो वहाँ मशीनों का प्रयोग होता है। लेकिन भारत में भी ट्रैक्टर आदि का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अधिकतर भागों में कुशल श्रमिक यानी कि मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गेहूं की कटाई के समय और उसकी बुआई के समय सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह थी जो गेहूं की आवश्यक भौगोलिक दशाएं थी, जो आपने यह देखा। उसके बाद हम चलते हैं तो आगे है मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में सबसे पहला जो अनाज है वो है ज्वार। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, जो कि 40% ज्वार उत्पादन करता है। उसके पश्चात है कर्नाटक, फिर है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व तेलंगाना। उसके बाद अगला जो मोटा अनाज है वो है बाजरा। बाजरा देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोई जाती है। इसके उत्पादक राज्य सबसे प्रथम स्थान पर राजस्थान है, जो कि 44% उत्पादन करता है। उसके पश्चात यानी के बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश व हरियाणा है। अगला मोटा अनाज जो है, मोटे अनाज में जो अगला अनाज है, तीसरा अनाज, वो है मकई। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोई जाती है, मकई की खेती होती है। इसके प्रमुख राज्य अगर हम देखें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है।
उसके बाद जो अगला फसल है वो है दलहन की फसलें यानी दालें। कितनी प्रकार की दालें होती है, कौन कौन सी दालें होती हैं और कितनी मात्रा में होती है। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है, यानी कि 11% भाग पर दाल बोया जाता है। इसके उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश जो कि 40% दाल का उत्पादन करता है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश है। तो दाल में सबसे पहला जो दाल है, प्रमुख दाल है, वो है चना। चना एक रबी फसल है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% पर 8% है। इसके उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना है। दूसरा दाल देखें तो वो है अरहर तूर, जिसे हम अरहर तूर या आम भाषा में राहड़ की दाल कहते हैं। अरहर की दाल या तूर की दाल, यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है जो बोए गए क्षेत्र का 2% है, यानी कि टोटल 2% एरिया पर इसकी बुआई होती है। इसके राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश है। इसे लाल चना या पिजनी पी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है यहाँ पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन सकता है कि अरहर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लाल चना या पिजनी पी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम तिलहन की फसल देखते हैं। तो तिलहन जो है देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन की खेती होती है और वहीं 11% भाग पर दलहन की खेती होती है। तो तिलहन में सबसे पहली जो तेल की खेती, तिलहन का अर्थ होता है तेल की खेती। तो सबसे पहली जो है वो मूंगफली। भारत विश्व का 15% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% पर ही बोया जाता है। अगर हम मूंगफली के प्रमुख राज्यों को देखें तो इसके राज्य जो हैं वो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरी जो तिलहन की फसल है वो है तोरिया, जिसे हम आम भाषा में सरसों कहते हैं, तोरिया या सरसों। तो ये जो है ये कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2.5% भाग पर बोया जाता है। इसके राज्य अगर हम देखें तो राजस्थान, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश है। उसके अलावा अन्य तिलहन में हम देखें तो सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल तथा नेड़ी के तेल हैं। इनके राज्य देखें तो क्रमशः मध्य प्रदेश में सोयाबीन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन बोई जाती है, राजस्थान में वहीं सूरजमुखी, कर्नाटक में नारियल, कर्नाटक केरल के एरिया में नारियल और उत्तर प्रदेश और बिहार में नेड़ी की खेती होती है। नेड़ के जो तेल होते हैं, नेड़ी तिलहन की खेती होती है। अब आगे जो फसलें वो हैं रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें में हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेशेदार फसलें जो है वो प्रमुख हैं। तो ये फसलें हम कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है। ये जो रेशेदार फसलें हैं ये रेशे प्रदान करता है कपड़ा बनाने के लिए, थैले बनाने के लिए तथा बोरे बनाने के लिए। प्रमुख फसलों के नाम निम्न हैं। तो जो प्रमुख रेशेदार फसलें उनके नाम देखते हैं और उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला जो रेशेदार फसल है वो है कपास। भारत का कपास उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी प्रथम स्थान पर विश्व में चीन है, उसके बाद भारत है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर बोया जाता है। कपास की खेती होती है 4.7% पर। कपास पौधे से रुई प्राप्त होती है, इसलिए इसे उजला सोना भी कहा जाता है। तो यहाँ पास यह ऑब्जेक्टिव बनता है कि कपास को और किस नाम से जाना जाता है, तो उजला सोना से, या फिर उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को जो है वो उजला सोना कहा जाता है। कपास के अग्रणी उत्पादक जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व पंजाब। उसके पश्चात जो दूसरा रेशेदार फसल है वो है जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं। जूट हिंदी जो है हिंदी शब्द है और पटसन जो है उसे इंग्लिश में पटसन कहते हैं। तो भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जूट को और किस नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा के नाम से। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट यानी कि पटसन को कहा जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 0.5% पर, यानी कि 1% का आधा पर भाग पर इसका उगाया जाता है। इसके जो राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, जो कि 80% जूट का उत्पादन करता है। इसके पश्चात हम देखें तो असम तथा बिहार हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं नकदी फसल। नकदी फसल उसे कहते हैं जो कि खेत में ही काट करके सीधे व्यापार के लिए भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ना को काटा जाता है और फिर इसका जो व्यापार है वहीं से हो जाता है। तो नकदी फसल में जो आते हैं गन्ना हो गया, तिलहन, तंबाकू, मसाले, रबर, आलू और फलों के नाम नकदी फसलों के रूप में लिए जाते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। यहाँ पास एक सवाल आता है कि गन्ना किस प्रकार का फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना उत्पादन में
भारत 19% उगाता है और ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, महाराष्ट्र है तथा कर्नाटक है। उसके बाद जो पीने वाली फसलें हैं जिसका हम उपयोग पीने के लिए करते हैं यानी कि पेय फसलें। तो पेय फसलें में जो प्रमुख फसल है, सबसे पहला फसल है वो है चाय। चाय एक रोपण कृषि है यानी कि इसकी रोपाई की जाती है। इसकी बुनाई नहीं बल्कि रोपाई की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है 21.8% के साथ। ये चाय निर्यात में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि उत्पादन में जो है ये पहले स्थान पर है, जबकि इसके निर्यात में यानी कि दूसरों को देश को देने में, दूसरे देश के व्यापार में देने में, निर्यात में आप समझ सकते हैं यह जो है चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है असम। असम जो है 53.2% उत्पादन करता है चाय का। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है, तो वह राज्य जो है वह है असम। उसके पश्चात पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु है। उसके बाद दूसरी जो पेय फसल है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय फसल है और 3.7% पर इसकी बुआई होती है देश के कुल जो है भूभाग पर। उसके अलावा है यह जो है कॉफ़ी जो है वह एक रोपण फसल है। कॉफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है। इसकी 3 किस्में हैं। इसकी 3 किस्में कौन कौन सी है? अरेबिका, लिबेरिका व रोबास्टा। अरेबिका, लिबेरिका व रोबास्टा। भारत उत्तम किस्म की अरेबिका का उत्पादन करता है, यानी कि इन तीनों जो किस्में हैं इनमें जो प्रमुख किस्म है वो है अरेबिका का उत्पादन करता है। यदि हम कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्यों को देखें तो वह है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। अब जो आखिरी टॉपिक है वो ये है कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनके चलते भारत में कभी कभी उत्पादन या ज़्यादातर उत्पादन में कमी आती है। तो इसकी जो प्रमुख समस्याएं वो हैं अनियमित मानसून, यानी कि कभी वर्षा अधिक हो जाती है या फिर कभी एकदम कम होती है, यानी कि सुखाड़ की स्थिति आ जाती है तो कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है। उसके अलावा है निम्न उत्पादकता, यानी कि यहाँ कम उत्पादन होता है। जो गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान है, इसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, जबकि हम भारत के जो दक्षिणतम क्षेत्र है, दक्षिण का जो पूरा एरिया है वो दक्कन का पठार है, तो वहाँ ज़्यादा जो है फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। उसके बाद है भूमि सुधारों में कमी हो रही है और भूमि में भी कमी हो रही है। धीरे धीरे जब विकास हो रहा है, घर वगैरह बन रहे हैं तो ज़मीन का जो है ह्रास होता जा रहा है। उसके अलावा छोटे खेत, भारत में जो है खेतों का आकार बहुत छोटा है, यह भी एक समस्या है। वाणिज्यकरण का अभाव, यानी कि व्यापार का भी यहाँ अभाव है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।